दोस्तों, मैं सीए उमेश शर्मा आज डिस्कस करूंगा 15 इंपॉर्टेंट जीएसटी के प्रपोजल जो इस बार के बजट 2024 के बजट में आए हैं। तो फटाफट देखते हैं कि क्या आए हैं 15 चेंजेस। तो सबसे पहले एग्जम्पशन ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल फॉर अल्कोहलिक लिकर प्रोडक्शन फ्रॉम जीएसटी, यानी जो अल्कोहल बनाने के लिए जो ENA लगता है उसको अब सेक्शन 9 के अंदर उन्होंने इंक्लूड कर लिया है। मतलब ये हुआ कि जो अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल रहता है या रेक्टिफाइड स्पिरिट रहता है जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है अल्कोहल फॉर लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसको जीएसटी के परव्यू के बाहर किया गया है और इसकी इफेक्टिव डेट आने की, इस फाइनेंस बिल के पास होने का इंतजार हमको करना पड़ेगा। नेक्स्ट, न्यू सेक्शन 11A, ये गवर्नमेंट ने पावर लिया है। गवर्नमेंट ने पहले भी एज इज बेसिस के ऊपर कई बार जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशंस के ऊपर जो क्लासिफिकेशंस के इश्यूज थे, फॉर एग्जांपल कोई आइटम पे जैसे कि यान के ऊपर टैक्स 5% लगना चाहिए, 12 लगना चाहिए, एग्जम्प्ट होना चाहिए, तो एज इज बेसिस के ऊपर उन्होंने मैटर को क्लोज किया था। तो सेम पावर्स को उन्होंने 11A के थ्रू लिया है कि अगर कोई प्रैक्टिस है जो फॉलो हो रही है जनरली बिजनेस के अंदर और वहां पर टैक्स नहीं लगाया गया, तो गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकती है कि होल ऑफ टैक्स शैल नॉट बी लीविएबल। और अगर कोई प्रैक्टिस है कि जहां पर हायर रेट से लगाया गया या लोअर रेट से लगाया गया, तो उस हायर रेट को या उस लोअर रेट को भी गवर्नमेंट छूट दे सकती है, डायरेक्शन दे सकती है एज इज बेसिस पे मैटर को क्लोज करने की। तो दोस्तों, ये एक क्लैरिफिकेटरी पावर उन्होंने सेक्शन 11A में लिया है। नेक्स्ट, तीसरा अमेंडमेंट, ये महत्वपूर्ण है। टाइम ऑफ सप्लाई फॉर आरसीएम यूआरडी से जो परचेजेस होते हैं उसमें रेसिपिएंट को आरसीएम भरना पड़ता है स्पेसिफाइड कमोडिटीज में, जैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, जैसे बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के केस में डेवलपमेंट राइट्स अगर है, तो ऐसे कई प्रकार है जहां पर अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर कोई गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं स्पेसिफाइड, तो रेसिपिएंट को आरसीएम भरना पड़ता है। तो सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 के अंदर बी और सी क्लॉज को इन्होंने सब्स्टिट्यूट किया है और सी क्लॉज इंसर्ट किया है और वहां पर यह दिया गया है कि रेसिपिएंट जब इनवॉइस इशू करेगा उस डेट को माना जाएगा आरसीएम की लायबिलिटी, उस फाइनेंशियल ईयर को माना जाएगा और उस हिसाब से ही इसका 16(4) का इफेक्ट आएगा। ये 53rd जीएसटी काउंसिल के अंदर आई हुई रिकमेंडेशन के रिलेटेड अमेंडमेंट है। नेक्स्ट, चौथा या इसी तीसरे का एक एक्सटेंडेड ये है कि इनवॉइस इशू करने के लिए भी यहां पर टाइमलाइन प्रिस्क्राइब की जाएगी इन केसेस के अंदर। और जिन लोगों ने टैक्स डिडक्शन का रजिस्ट्रेशन लिया है वो रजिस्टर्ड सप्लायर नहीं माने जाएंगे इस सेक्शन के लिए। अब देखते हैं हम चौथा इंसर्शन, ये है एक महत्वपूर्ण इंसर्शन सेक्शन 16 सबसेक्शन 5, जिसका सभी लोगों को इंतजार था क्योंकि कईयों की 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21 की 16(4) की बहुत सारी नोटिसेस भी आई थी और अब ये रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट 16(5) में लाई गई है, नया सेक्शन आया है और इस सेक्शन के थ्रू आईटीसी एलिजिबल हो जाएगा अगर ये इनवॉइसेस 3B में क्लेम किए हुए होंगे इन पीरियड के, अगर 30 नवंबर 2021 के पहले। तो ये एक रिलीफ है
सेक्शन 16(4) की केसेस को, और जिन्होंने पहले पैसा भर दिया होगा उनको रिफंड नहीं मिलेगा। तो ये एक इसमें का प्रॉब्लम खड़ा रहता है। नेक्स्ट, ये जो सेक्शन 16(5) है उसी के साथ में सेक्शन 16(6) भी लाया गया है। ये भी 16(4) के रिलीफ के रिलेटेड है। अगर रजिस्ट्रेशन कैंसल होता है कोई फाइनेंशियल ईयर में और अगर वो रिवोक हो जाता है नवंबर के पहले, तो उस 30 नवंबर के पहले तक ये सेक्शन के हिसाब से आईटीसी मिलेगा। और अगर फाइनेंशियल ईयर का कैंसलेशन है और रिवोकेशन नवंबर के बाद हो रहा है, तो ऑर्डर आने के 30 दिन के अंदर रिटर्न भर के वो आईटीसी क्लेम कर सकता है। तो इसको आसानी से समझने के लिए हम ये एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने ये लिया है कि 30 अक्टूबर 2023 को रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है और 28 फरवरी 2024 को रिवोक हो जाता है। तो इस केस में जो बीच में का पीरियड था उसका आईटीसी 30 नवंबर 2024 यानी फाइनेंशियल ईयर 23-24 की ये केस है, तो ये 30 नवंबर तक आईटीसी ले सकते हैं। अब दूसरा, अगर रजिस्ट्रेशन 30 अक्टूबर 2023 को कैंसिल हुआ है पर 28 फरवरी 2024 को रिवोकेशन ऑर्डर आई है, तो इस केस में 16(4) का रिलीफ मिलने के लिए आईटीसी क्लेम कर सकते हैं रिटर्न फाइल करके विद इन 30 डेज फ्रॉम रिवोकेशन ऑर्डर, यानी 27 जनवरी 2025 के पहले उनको रिटर्न भर के आईटीसी मिल जाएगा। तो ये दो वेलकम अमेंडमेंट्स प्रपोज की गई है। अब आते हैं हम नेक्स्ट छठे नंबर की प्रपोजल के ऊपर। 17(5) के अंदर इन्होंने अमेंडमेंट लाई है, पर यहां पर थोड़ा इन्होंने कंफ्यूजन कर दिया गया है, क्योंकि ब्लॉक क्रेडिट के अंदर उन्होंने सेक्शन 74 जो कि अभी रिप्लेस किया गया है 74A से, तो इन्होंने सेक्शन 74 के डिमांड के हिसाब से फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 तक ब्लॉक क्रेडिट नहीं मिलेगा। जो पहले 74, 129 और 130 सेक्शन के अंदर अगर कोई आईटीसी भरा जाता था, पैसा भरा जाता था, तो 17(5) के ब्लॉक क्रेडिट के हिसाब से वो नहीं मिलता था। अब इसका इफेक्ट ये हुआ है कि 23-24 के बाद इसका आईटीसी आपको अलाउ हो जाएगा। पर दोस्तों यहां पर थोड़ा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? यहां पर कुछ मिस्टेक लग रही है कि ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देगा या रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देगा, क्योंकि यहां पर सेक्शन 74 ही रखा है, वो भी फाइनेंशियल ईयर 23-24 तक। सेक्शन 129 और 130 निकाल दिए गए हैं, बट नया सेक्शन आया है 74A जिसमें सब सेक्शन 9 है फ्रॉड के रिलेटेड, उसका रेफरेंस यहां पर नहीं है। तो क्या हम ये समझे कि सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 ब्लॉक क्रेडिट अब 24-25 के बाद एप्लीकेबल नहीं होगा फ्रॉड के केसेस के अंदर, विलफुल या डिफॉल्ट्स के केसेस में, सप्रेशन के केसेस में। तो यहां पर हमें लगता है कि क्लैरिफिकेशन आएगा। नेक्स्ट, 7वीं अमेंडमेंट, यहां पर जीएसटी टीडीएस के रिटर्न्स भरने पड़ेंगे हर महीने। अगर नील भी टीडीएस है तो जीएसटीआर 7 की बात करी गई है, ये भी 53rd जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में आया था। नेक्स्ट, 8वां, ये है सेक्शन 54 सब सेक्शन 15। ये पहले भी था प्रोविजो के केस में, अब नया सेक्शन आ गया है। अगर जीरो रेटेड सप्लाईज है और भले ही अनयूटिलाइज आईटीसी है या इंटीग्रेटेड टैक्स पे किया गया है आईजीएसटी एक्सपोर्ट्स के ऊपर, बट एक्सपोर्ट ड्यूटी यहां पर सब्जेक्ट वाला मैटर है, तो रिफंड नहीं मिलेगा इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी रिलेटेड जीरो रेटेड सप्लाईज। नेक्स्ट,
अब आते हैं 90 नंबर की अमेंडमेंट। यहां पर 70 सबसेक्शन 1A इन्होंने सब्स्टिट्यूट किया है। अच्छा सेक्शन किया है कि समन्स अगर आते हैं तो उस पर्सन को या एथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया जा सकता है। पहले एथोराइज रिप्रेजेंटेटिव का शब्द नहीं था सेक्शन में, अब उसको इंसर्ट कर दिया गया है, बट इट विल डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द ऑफिसर। अब आते हैं सेक्शन नेक्स्ट 74A। ये 10वें नंबर की अमेंडमेंट है। नया सेक्शन इंसर्ट हुआ है और ये हमें डिटेल में स्टडी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 24-25 से अब शो कॉज नोटिस कब इश्यू होगी, कब पेनल्टी लगेगी, फ्रॉड के केस में, नॉन फ्रॉड के केस में, जो पहले 73 सेक्शन था, 74 सेक्शन था, उसको रिप्लेस करके ये नया आया है। तो दोस्तों ध्यान से देखेंगे इसमें क्या आया है। तो यहां पर अब आया है नया सेक्शन 74A। इसमें सब सेक्शन 1 ये दिया गया है कि शो कॉज नोटिस इशू की जाएगी अगर शॉर्ट पेमेंट है, नॉन पेमेंट है, इरोनिमसली रिफंड लिया है या रॉन्ग आईटीसी लिया है, तो टैक्स लायबिलिटी अलोंग विथ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो अच्छी बात यहां पर यह दी गई है कि ये शो कॉज नोटिस 42 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न्स पे होगी। तो यहां पर 3.5 साल का पीरियड कर दिया गया है फ्रॉम द एंड ऑफ एनुअल रिटर्न। फिर स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा शो कॉज नोटिस के साथ सबसेक्शन 3 के अंदर। सबसेक्शन 4 में यह भी दिया गया है कि पहले कोई नोटिस इशू करी गई है तो उसी ग्राउंड के बेसिस पे शो कॉज नोटिस इशू करी जाएंगी। फॉर एग्जांपल ASMT 10 के रिलेटेड अगर कोई चीज है तो। अब आते हैं मेन कि ये सेक्शन के हिसाब से अदर देन फ्रॉड अगर है तो 10% ऑफ टैक्स या 10,000 विच एवर इज हायर की पेनल्टी लगेगी, और फ्रॉड के केस में इक्विवेलेंट यानी 100% पेनल्टी लगेगी टैक्स के रिलेटेड। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर एक्स पार्टी ऑर्डर नहीं होनी चाहिए। जो भी टैक्स पेयर का रिप्रेजेंटेशन है वो यहां पर कंसीडर होने के बाद ही ऑर्डर बननी चाहिए सबसेक्शन 6 के हिसाब से, और ऑर्डर 12 महीने के भीतर बनानी पड़ेगी। शो कॉज नोटिस इशू करने के बाद कमिश्नर को एक्स्ट्रा पावर दिए गए हैं। पहले ये 3 साल या 5 साल का पीरियड रहा करता था, अब ये 12 महीने के भीतर केस क्लोज करनी पड़ेगी। तो ये टाइम यहां पर कम कर दिया गया। अब देखते हैं दोस्तों बड़े सहजता से, आसानी से, सरलता से टेबल के फॉर्म के अंदर कि पहले क्या था और अब क्या आया है। पुराना सेक्शन 73 ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 तक चलेगा। यहां पर शो कॉज नोटिस इशू करने के पहले टैक्स पे कर दिया, इंटरेस्ट पे कर दिया तो पेनल्टी नहीं थी। अगर शो कॉज नोटिस दे दी तो 30 दिन के अंदर अगर टैक्स और इंटरेस्ट भरते थे तो पेनल्टी नहीं थी। ऑर्डर पास हो जाती है और उसके बाद में अगर हम पैसा भरते हैं सेक्शन 73 में तो 10% या 10,000 विच एवर इज हायर पेनल्टी लगती थी। और सेल्फ असेसमेंट टैक्स है या टैक्स कलेक्ट किया हुआ है तो पेनल्टी तो लगती ही थी। अब क्या आया है दोस्तों नया सेक्शन 74A में सब सेक्शन 8 जो कि फ्रॉड के रिलेटेड आया है और फाइनेंशियल ईयर 24-25 से ये आगे आया है। तो इसमें पहली केस शो कॉज नोटिस आने के पहले टैक्स भर दिया, इंटरेस्ट भर दिया तो पेनल्टी नहीं लगेगी और शो कॉज नोटिस इशू नहीं की जाएगी। अगर शो कॉज नोटिस इशू कर दी गई है तो यहां पर पहले 30 दिन था, अब इसको 60 डेज कर दिया गया है। टैक्स भर दीजिए, इंटरेस्ट भर दीजिए 60 डेज के अंदर, फिर पेनल्टी नहीं भरना पड़ेगा और ऑर्डर भी पास करी जाएगी इस लाइन के ऊपर। और अगर शो कॉज नोटिस इशू कर दी गई है, ऑर्डर भी इशू कर दी गई है, तो आपको फिर से एक 60 डेज का टाइम पीरियड मिलेगा ऑर्डर के बाद में, और यहां पर आपको 10% ऑफ टैक्स एंड 10,000
विच इज हायर पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट आया है। और फिर से यहां पर सेल्फ असेसमेंट टैक्स या कोई अमाउंट है तो ये कलेक्शन आपने किया है तो 30 डेज के अंदर ड्यू डेट के भरना चाहिए, नहीं तो 10% या 10,000 विच इज हायर पेनल्टी तो लगना ही है। तो दोस्तों क्या नया है? नया ये है, पहले 30 डेज था, अब 60 डेज का उन्होंने नया एक्स्ट्रा टाइम दिया है टू पे द टैक्स इन केस ऑफ नो फ्रॉड केसेस। अब आते हैं सेक्शन 74। ये पुराना क्या था जो कि फ्रॉड के रिलेटेड है फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर। अगर शो कॉज नोटिस आने के पहले टैक्स भर दिया, इंटरेस्ट भर दिया तो 15% पेनल्टी लगती थी टैक्स के। शो कॉज नोटिस आ गई है, उसके बाद में अगर 30 दिन में पैसे भर दिए, इंटरेस्ट भर दिया तो 25% पेनल्टी थी। ऑर्डर इशू कर दिया है तो 30 दिन के अंदर पैसे भर दिए ऑर्डर आने के बाद तो 50% पेनल्टी थी। और अगर 30 दिन के बाद अगर करते हैं तो 100% पेनल्टी थी। यहां पर इंपॉर्टेंट ये था कि सेक्शन 74 में वो शो कॉज नोटिस उनको अलग से इशू करनी पड़ती थी और यहां पर टाइम पीरियड भी अलग था। अब नए सेक्शन के अंदर 74A में सब सेक्शन 9 इंसर्ट कर दिया गया है, जहां पर फ्रॉड, सप्रेशन, विलफुल मिस्टेक की केसेस कवर होगी और ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 के बाद लागू होगा। अब इसमें क्या चेंज है? शो कॉज नोटिस आने के पहले पैसा भर दो, टैक्स भर दो तो 15% पेनल्टी लगेगी, पहले भी यही था। अब शो कॉज नोटिस इश्यू हो गई तो पहले 30 डेज था, अब यहां पर 60 डेज कर दिया है तो 25% पेनल्टी लगेगी। फिर ऑर्डर इशू कर दी गई है तो 60 डेज के भीतर ऑर्डर इशू होने के बाद अगर पैसे भरते हैं तो 50% पेनल्टी लगेगी और ऑर्डर इशू होने के बाद 60 डेज के बाद अगर टैक्स भरेंगे, इंटरेस्ट भरेंगे तो 100% पेनल्टी लगेगी। तो यहां पर भी ये चेंज आया है। बट अब हमको ये देखना जरूरी है कि सेक्शन 74A सब सेक्शन 8 यानी विदाउट फ्रॉड या 9 यानी विथ फ्रॉड की केसेस वो कैसे डेवलप होगी, क्योंकि नोटिस तो 74A में ही आएगी और फिर असेसमेंट करते करते वो ऑर्डर कौन से सेक्शन में बनाता है ये भी देखना पड़ेगा। और फ्रॉड, सप्रेशन, विलफुल मिसस्टेटमेंट ये ऑफिसर को प्रूव करना पड़ेगा, फिर ही वो इस हिसाब से चल सकेगा। अब दोस्तों जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही है ये 12 महीने के अंदर इनको क्लोज करना पड़ेगा, चाहे फ्रॉड वाली हो या बगैर फ्रॉड वाली हो। और बाकी सब जगह पे कॉन्सिक्वेशनल अमेंडमेंट कर दी है, 74A सेक्शन को लिंक कर दिया है, ये सेक्शन 75(10) के अंदर भी उन्होंने किया है। और अगर 12 महीने में ऑर्डर नहीं आई तो वो एडजुडिकेशन क्लोज। अब 12वें नंबर का अमेंडमेंट देखते हैं, टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग जीएसटी ट्राइब्यूनल। यहां पर 3 महीने का समय दिया है ऑर्डर आने के बाद ट्राइब्यूनल में अपील करने का। अभी ट्राइब्यूनल आए नहीं है तो जब भी ये आएंगे अपीलेट ट्राइब्यूनल, उसकी डेट आएगी, फिर उसके बाद में गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी कि पेंडिंग केसेस में क्या करना है। बट अच्छी बात यह है कि प्री डिपॉजिट जो पहले 20% था ट्राइब्यूनल के लिए वो 10% ही रखा है, यानी हमने जो पहले अपील के टाइम 10% भरा है वही ट्राइब्यूनल के टाइम भी चलेगा, एक्स्ट्रा 10% भरने की जरूरत नहीं है। ये था 13 नंबर का अमेंडमेंट सेक्शन 107 के अंदर। अब यहां पर 14वें नंबर की अमेंडमेंट देखते हैं जो एक एमनेस्टी का रूप में आई है, वेलकम अमेंडमेंट है। नया सेक्शन आ गया है 128A। इंटरेस्ट पेनल्टी नहीं लगेगी। कब नहीं लगेगी? अगर मेरा 1 जुलाई 2017 से लेकर 30 मार्च 2020 के रिलेटेड कोई ऑर्डर आई है सेक्शन 73(1) की, 73(9) की, 107 की, 108 की, तो इस सेक्शन में इस पीरियड की अगर कोई डिमांड है, ऑर्डर आई है, तो अगर टैक्स भर दिया जाता है
तो इंटरेस्ट सेक्शन 50 का नहीं लगेगा, पेनल्टी नहीं लगेगी और ऑल प्रोसीडिंग ऑफ द सेड नोटिस शैल डीम टू बी कंक्लूडेड। तो दोस्तों, जिन जिन केसेस में सेक्शन 73 यानी नो फ्रॉड, नो विलफुल मिसस्टेटमेंट, नो सप्रेशन वाले ऑर्डर्स है और वो अपील्स के अंदर है, उस रिलेटेड टैक्स भर दीजिएंगे तो इंटरेस्ट और पेनल्टी नहीं लगेगी। अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट नया दिया है कि अगर ऑफिसर ने 74 में बनाई है ऑर्डर, बट आपको लगता है कि ये 73 आना चाहिए, इन्हें फ्रॉड नहीं है, और आपने अपील में डाला है और अपील में ऑर्डर आती है कि यस 73 इज एप्लीकेबल, 74 इज नॉट एप्लीकेबल, तो इस केस के अंदर उस टैक्स पेयर को ऑर्डर आने के बाद जो भी एडिशनल टैक्स है वो उसने भर देना है विद इन 3 months ऑफ द ऑर्डर, तो फिर उसको इंटरेस्ट और पेनल्टी नहीं लगेगी। दोस्तों, इंटरेस्ट और पेनल्टी अगर पहले भर दिया गया होगा तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज इस केस के अंदर, अगर कोई अपील फाइल की गई है 73 की थी, अगर आप उसको विड्रॉ करते हैं सेक्शन 128A के अंदर एप्लीकेशन करते हैं, इसके रिलेटेड रूल्स भी आएंगे, फिर आपको टैक्स भी भर देना है, तो फिर अपील विड्रॉ हो जाएगी और फिर आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी भी नहीं लगेगी। तो फॉर रूल्स के लिए हमको वेट करना पड़ेगा। आगे हम ये देखते हैं 15वें नंबर की अमेंडमेंट शेड्यूल 3, जहां पर नो टैक्स मतलब नो सप्लाई वाले पैरा नंबर 8 के अंदर पैरा नंबर 9, जिसमें अपोर्शनमेंट ऑफ को इंश्योरेंस प्रीमियम बाय लीड इंश्योरर्स को ऐड किया गया है और पैरा नंबर 10 के अंदर री इंश्योरर्स को ऐड कर दिया गया है। पर कंडीशन दोनों में यही है कि जो भी लीड इंश्योरर है या री इंश्योरर है उसने ग्रॉस प्रीमियम के ऊपर जीएसटी भर दिया गया होगा, तो ही ये यहां पर नो सप्लाई ऑफ गुड्स, नो सप्लाई ऑफ सर्विसेज शेड्यूल 3 में ये केस बैठेगी। तो दोस्तों, 74A के रिलेटेड कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट बहुत सारे सेक्शंस में आई है, तो वो हम यहाँ पर नहीं देखेंगे क्योंकि ये सारी क्लैरिफिकेटरी इन नेचर है। तो ये थी अपनी इंपॉर्टेंट 15 प्रपोजल्स जीएसटी के। तो देखते रहिए कर नीति का यूट्यूब चैनल और ये नंबर, इस ईमेल पे आपके क्वेरीज, आपके रिलेटेड क्वेश्चंस हमें जरूर भेजिए। थैंक यू।